हेलो बच्चों, हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं विषय हिंदी का दूसरा पाठ दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। बच्चों, इसमें लेखक ने अपने बचपन का वर्णन किया है कि किस प्रकार से गांव में जब बरसात के मौसम में पानी भरा होता था, किस तरह से बच्चे उसमें कूद कूद कर नहाते थे। इन सब बातों का लेखक ने वर्णन किया है। अब चलो पाठ की तरफ चलते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। इसमें लेखक बताना चाह रहा है कि ये मेरे स्वभाव की एक कमजोरी ही रही है। सच बात तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ने के बाद बीसों गर्मी बरसात, यानी कि मुझे मेरी उम्र 20 वर्ष से अधिक हो गई है, लेकिन जरा सी कठिनाई पड़ने पर मेरा मन जो है वो घबरा जाता है, प्राय अनमना सा हो जाता है, यानी कि उदास हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और कहते हैं मेरे जो शुभचिंतक मित्र जो हैं, यानी कि मेरा भला चाहने वाले जो मेरे मित्र हैं, वो मुझे फिर मेरा मन बहलाने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, खबर देते हैं उसके बारे में। लेकिन क्या करते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी कि पीठ के पीछे फिर वो लोग मेरा मजाक बनाते हैं कि अरे देखो, ये तो जरा सी विपरीत स्थिति आने पर घबरा उठता है। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। कहता है अब मैं ये सोचने लगा हूँ कि मैं उन बातों को याद ही नहीं करूँगा, क्योंकि याद करने से होता भी क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने सर्द की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। पर बरबस यानी कि एकाएक। लेकिन लेखक कहता है कि एकाएक मेरी आँखों के सामने जिस प्रकार शरद ऋतु के अंदर सूर्य की किरणें हमें अच्छी लगती हैं, उसी प्रकार कहता है कि शरद ऋतु की शीत किरणों के समान स्वच्छ यानी पवित्र शीतल ठंडी कोई छाया मेरे सामने नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है जैसे आश्विन, क्वार मीन आश्विन का महीना आ गया हो। ये हमारे हिंदी मास के महीने हैं, जैसे चैत्र, आषाढ़, सावन आदि। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरें ले रहा है। लेखक कहता है कि फिर मुझे वो दिन याद आते हैं जब मेरे गांव के आश्विन के महीने में गांव के चारों तरफ पानी ही पानी होता था। दूर के सीमान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। और फिर कहता है कि उस पानी के साथ बह कर आई क्या क्या चीज़ें, दूर के सीमान यानी दूर मैदानों से, पहाड़ों से मोथा, साई, अधगली घासें, घेऊर, वन प्याज की जड़ें, विभिन्न प्रकार की बरसाती घासों के बीज उस सूरज की गर्मी में खोलते यानी उबलते पानी में सड़कर एक विचित्र यानी कि अद्भुत सी गंध छोड़ रहे हों। रास्ते में कीचड़ सूख गया है, और रास्ते का जो कीचड़ था वो सूख गया है, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और जो गांव के बच्चे थे वो जलाशय यानी तालाबों में, जोड़ इत्यादि में कूद के नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के अनुसार हर मौसम की अपनी बात होती है। जैसे सर्दी में अधिक सर्दी और गर्मी में अधिक गर्मी, तो उसी प्रकार से बरसात के मौसम में सभी बच्चों को जलाशय के अंदर कूद कर नहाना ज़्यादा बढ़िया लगता था। अब लेखक बताता है कि आषाढ़ में आम और जामुन न मिले कोई परवाह नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले कोई अफसोस यानी कोई दुख नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। कहते बहुत ही बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। कहता मैं भीतर से बहुत मेरा मन कर रहा था, बस मैं 1-2 दिन ही उसमें कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। लेकिन क्या हुआ, उस गंध भरे पानी में नहाने के बाद लेखक क्या हो गया, बीमार। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। कहता
थोड़ी थोड़ी बीमारी मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना इसके लिए है। ये साबू का अर्थ है साबूदाना। कहते फिर खाने के लिए दिन भर क्या मिलता, नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन कहता है इस अब की बार जो मेरे बुखार जो हुआ, जो ज्वर हुआ, ज्वर मीन बच्चों बुखार, कहता बुखार हुआ तो मेरे ऊपर रजाई पे रजाई डाली गई और रात को जाके 12 बजे वो मेरा ज्वर जो है वो उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल से। और कहता है कि दिन में जब मैं चादर लपेटे सोया हुआ था तो दादी माँ आई, शायद वो नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती। और कहता है दुबले पतले शरीर पर उन्होंने किनारीहीन सफ़ेद धोती पहनी हुई थी। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। और कहता है कि उनके बाल सन का पौधा होता है ना बच्चों, उसके समान बिल्कुल सफ़ेद थे और उनमें से शीतल शीतल यानी ठंडा ठंडा जल टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। और उन्होंने क्या किया, लेखक के सर को छुआ और पेट को। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। अपने यहाँ आप लोग भी कई जगह जाते हो ना, तो वहाँ पर कहते हैं कि भाई ये फलां बाबा की का चबूतरा है, इस ये भभूत वगैरह लेने से हम ठीक हो जाएंगे। तो उसी तरह जो दादी माँ थी वो भी किसी चबूतरे से कोई मिट्टी लेके आई थी, उसने चुपचाप लेखक के मुंह में उसे डाल दिया और थोड़ी सी माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। जब तेज बुखार से हाथ पैर जलते थे लेखक के तो उन्हें कपड़े से सहलाती और कभी कभी हाथ से पंखा झलती। सर पर दालचीनी का लेप करती। और सिर पर क्या करती बच्चों, दालचीनी का लेप। और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती और बार बार लेखक को स्पर्श करके ज्वर का अंदाजा लगाती रहती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, यानी कि हांडी के अंदर पानी गर्म किया या नहीं और उसे पीपल की छाल से छोंक लगाया या नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, यानी कि मूंग और दाल जो है वो एकसार मिलनी चाहिए, ये दादी माँ का मानना था। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर, यानी कि दादी माँ का ये भी मानना था कि कोई बीमार के घर में कोई सीधा बाहर से आने वाला उससे ना मिले। आदि कहता है लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। और इस प्रकार के सारे प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। और दादी माँ को गांव में मिलने वाली 50 दवाओं के नाम भी याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। फिर मलेरिया, निमोनिया आदि सभी बीमारियों के बारे में वो बड़े विश्वास से अंदाज़ा लगा के बताती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल की धूप, यानी कि जब महामारी के दिन होते, यानी कि जब ज़्यादा लोग बीमार होते तो दादी माँ क्या करती बच्चों, सुबह उठकर स्नान करती और यानी कि नमक गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल इत्यादि की धूप करती। सफाई कोई उनसे सीख ले, यानी कि सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। यानी कि इन सब चीज़ों का वो विशेष ध्यान रखती थी कि रिजाई का जो लियाफ था वो बदला गया या नहीं, गिलाफ जो था वो, और मिश्री शहद कहीं ख़त्म तो नहीं हो गए हैं। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखती थी दादी माँ। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। लेखक कहता है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है और
वो सब चीज़ें भी मुझे मिलती हैं जो दादी माँ के समय में मिलती थी, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेकिन कहता है कि अब इस बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। अब लेखक आगे बताता है कि किशन भैया की जो शादी थी वो अच्छी हुई और दादी माँ का उसमें उत्साह और आनंद देखने लायक था। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। कहता दिन भर घर से गायब रहती और ऐसे रहता जैसे सारा घर उन्होंने अपने सिर पर उठा रखा हो, यानी कि सारे घर का कामकाज उन्हीं के ऊपर हो। पड़ोसिने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। जब पड़ोस ने बुलाती तो कहती कि बहन बुरा मत मानना, कार परोजन यानी कि विवाह का घर है, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं, यानी कि मुझे हर काम अपने हाथ से करना पड़ता है, ये दादी माँ का मानना था। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती, यानी कि दादी माँ कुछ कार्य करती भी नहीं थी, लेकिन उनके बिना कोई कार्य होता भी नहीं था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। कहता पास में ही मैंने देखा कि आंगन में एक तरफ दादी माँ किसी पर बिगड़ रही है और मैंने देखा कि पास के कोने में रामी की चाची वहीं चुपचाप दुबकी सी खड़ी थी। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। अब दादी माँ उससे कुछ पैसे का लेन देन था, इसलिए कह रही थी कि अब ये ऐसा नहीं होगा, रुपये मैं सूद के आज दे दे। कहता कि सूद समेत रुपये आज दे दे, तेरी आंखों में शर्म नहीं है, तेरी आंखों में तो जरा भी हया शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, मांगने के समय तो तू किस तरह से आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी ने एक पाई भी न दी, और फिर किसी ने तेरे को एक पाई तक नहीं दी, यानी कि एक पैसा तक नहीं दिया। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब कहते हैं कि फसल के बाद दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। कहते हैं कि पहली फसल तो कट चुकी है। दादी माँ कहती है क्या क्या तेरे लिए दूसरी फसल कटेगी। तब रामी की चाची कहती है दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी और फिर पैरों की तरफ झुकती है। बेटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार बच्चों उद्धार। कहता है कि अगर आप बिटिया की शादी में पैसे न देंगी तो उसका उद्धार किस तरह से होगा। हट हट, अभी ना के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। कहता कि मैंने इस अप्रिय प्रसंग को जो अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे इसे हटाने की एवज में दादी माँ से कहा कोई बात नहीं, गरीब है, दे देगी, चल चल चला है समझाने। फिर दादी माँ मुझे डांटने लगी कि तू ही मुझे समझाने चला है, तू चल यहाँ से। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पुत्तों फलों दूधों नहाऊ का आशीर्वाद दे रही थी। और फिर कहता है लेखक, एक दिन मुझे रामी की चाची रास्ते में मिली जो कि दादी माँ को पुत्तों फलों और दूधों नहाओ, यानी कि वो अच्छी तरह फलीभूत रहे का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, लेखक कहता है मैंने उससे पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा। तो कहता है उसने बड़ा ही उद्वेलित हृदय से कहा, उरीन हो गई बेटा। उरीन यानी कि मेरा तो ऋण उतर गया। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, भगवान हमारी मालकिन का भला करे। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली। कहती है कि पीछे के सभी रुपए मेरे माफ़ कर दिए और ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली। क्या बोली दादी माँ, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हसाई न हो। यानी कि 10-5 रुपये के लिए बेटी के विवाह में किसी प्रकार की कोई कोताही न रहे, किसी प्रकार की कोई समाज में हंसी ना उड़े। इसलिए दादी माँ कहती है कि जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। देवता है बेटा देवता, यानी कि तुम्हारी दादी तो किसी देवता से कम नहीं है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक कहता है कि मैंने कहा कि उस रोज़ तो आपको बहुत डांट पड़ रही थी,
वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। कहता अब रामी की चाची कहती कि नहीं नहीं, ये तो बड़े लोगों का काम होता ही है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता। हम कहते 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती थी। जैसा आप लोगों ने भी यहाँ विवाह इत्यादि में देखा होगा कि विवाह में पहले से ही गीत गाने लग जाती हैं औरतें, और फिर किसी किसी प्रकार का अभिनय भी करती हैं। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। विवाह से लेकर बच्चा पैदा होता है तब तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। कहता है सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, और उसमें सभी जो अभिनय होता है वो औरतें ही करती हैं, चाहे वो मर्द का हो और चाहे औरत का। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। और फिर लेखक बताता है कि मैं किशन भैया की शादी में बीमार था, इसलिए बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। और कहता मेरा ममेरा भाई भी मेरे साथ दालान के अंदर सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। वो कुछ देरी से पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। औरतों ने उस पर आपत्ति जताई। पर क्या हुआ बच्चों, दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। कहते लड़के और भगवान का मन तो एक सा होता है, ये दादी माँ का मानना था। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़, भेद खुल गया। कहता है कि मैं भी पास ही चारपाई पर चादर ओढ़े दादी माँ ने मुझे चुपके से सुला रखा था और मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं हंस दूँ और भेद खुल जाए, यानी मेरा रहस्य पता चल जाए औरों को। लेकिन भाभी की बात पर मेरी हंसी न रुक सकी और मेरा सारा जो है वो रहस्य जो है वो खुल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। फिर दादी माँ ने मेरी तरफदारी की और कहती कि लड़के के साथ क्यों लगती है, यानी कि लड़के के मुंह क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। अब लेखक कहता है कि उसने मुझे चिढ़ाने की गरज से ऐसा कहा, लेकिन मैं वहाँ से भागकर दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। कहता कि प्राय जब हमसे कोई अपराध हो जाता तो हम लोग दादी माँ के पास जाकर खड़े हो जाते और जैसे हमें अभयदान सा मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती हैं। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। कहता है परिस्थितियाँ, यानी हमारे जीवन में जो परिस्थितियों का जो चक्रवात आता है वह हमारे जीवन को जैसे आंधी के अंदर सूखे पत्ते उड़ते हैं ना बच्चों, उसी प्रकार से जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो हमारे जीवन को ऐसे ही नचाती हैं। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। लेखक के दादा की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद से दादी माँ उदास रहने लगी थी। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता। सारा संसार ही उन्हें धोखे की एक टट्टी सी मालूम होता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, यानी कि दादाजी उनका साथ छोड़कर जो चले गए थे, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा स्वयं ये कहते थे कि तू पहले जाएगी और मैं तेरे बाद में, लेकिन दादाजी पहले चले गए। दादा की मृत्यु के बाद कुक्कर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। और फिर जिस प्रकार से खरपतवार बढ़ता है उसी प्रकार से ऐसे ऐसे जो दोस्त थे दादा की मृत्यु के बाद, ऐसे लोग बड़े जो क्या थे बच्चों, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि मुंह पर तो प्रशंसा और पीठ पीछे बुराई, यानी कि काम बिगाड़ने वाले। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वे की वह घर की तो थी नहीं,
यानी कि अब लेखक बताना चाह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मेरी दादी के मना करने पर भी दादा के श्राद्ध के कार्य में आय से अधिक धन खर्च किया, जो कि घर का तो था नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। कहते दादी माँ उदास रहने लगी थी और माघ का महीना था, यानी कि सर्दी का महीना था। माघ पोष इत्यादि सर्दी के महीने होते हैं। कड़ाके की यानी बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही थी। पछुआ जो पश्चिम से आती उसे बच्चों पछुआ हवा बोलते हैं, और पूर्व से आती उसको पूर्वा। तो लेखक कहता है कि पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत, यानी कि पाला जब सर्दियों में पड़ता है ना, उसकी ठंडी शीत ऐसे लगता था जैसे हड्डियों में घुसी पड़ती हो। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। जो लेखक के घर में कोने वाला कमरा था, उसमें दादी माँ अपनी गीली यानी भीगी हुई धोती में ही कोने वाले कमरे में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। कहते हैं उनकी जो स्नेह भरी जो आँखें थी, उनमें मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। लेखक कहता है कि मैं बहुत देर तक उदास मन से उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। लेखक ने धीरे से कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? फिर दादी माँ कहती है, क्यों, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? अब लेखक कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे बताएंगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। किसकी आँखों की ओर बच्चों? दादी माँ की स्नेहपूर्ण आँखों की ओर। क्या है, पूछ। दादी माँ कहती, क्या है, पूछ। तुम रोती थी। कहते तुम रो रही थी? दादी माँ मुस्कुराई। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, और मैंने कहा कि ये गीली जो धोती है ये तो बदल लीजिए, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई, और कहती मुझे खींचती हुई दादी माँ कहाँ ले गई? रसोई में। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं, यानी कि उदास मन से कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। अब दोनों लेखक के पिता और भाई आपस में बातें कर रहे हैं कि कोई रुपया नहीं देता। कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं, क्योंकि पहले तो बगैर सोचे समझे ही लेखक के पिता ने खर्च कर दिया था ना, तो अब उनके पास पैसे नहीं थे। तो कहते कितनों के तो पहले के ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, और फिर आपस में ऐसे उनकी सूरत जो है वो रोनी सी हो गई। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। दादी माँ ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि रोता क्यों है? मैं तो अभी हूँ ही। कहती है, मैं तो अभी हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली, और दादी माँ ने अपनी संदूक खोलकर एक चमकती हुई चीज़ उसमें से निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। कहती तेरे दादा ने ये जो कंगन है हाथ में पहनने का, ये मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया, और दादी माँ का गला जो है वो रुंध गया, यानी कि उनकी आवाज़ बाहर नहीं आई। मैंने इसे पहना नहीं। दादी माँ कहती कि मैंने इसे नहीं पहना, इसे सहेज कर यानी कि बहुत संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, ये तुम्हारे पिता के वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। अपने आंसू पोंछती हुई दादी माँ ने ये शब्द कहे। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। कहती बेटा, पुराने जो लोग होते थे वो अपना आगा पीछा यानी कि भूत और भविष्य दोनों को सोचकर चलते थे। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। कहता है उस दिन मुझे वास्तव में मेरी दादी जो है वो एक साफ भ्रष्ट महिला की बाती लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई, और कहते जो धुंधली छाया थी वो क्या हो गई? विलुप्त हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है, और लेखक कहता है कि मैंने देखा कि दिन बहुत चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया, और एक कौवा जो है वो लेखक की खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है, और कहता है मेरे हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र जो है वो काँप रहा है, यानी कि लेखक ने जब पढ़ा तो उनके हाथ काँप रहे थे। क्यों? काली चिट्टियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं।
और कहता है ऐसा लगता है जैसे काली जो चिट्ठी होती है उनकी कतारें जो धूमिल हो जाती है ना, उनकी पंक्तियाँ उस तरह से। आँखों पर विश्वास नहीं होता। लेखक कहता है मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मन बार बार अपने ही से पूछ बैठता है, कहता है मेरा मन बार बार अपने आप से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, कि क्या वास्तव में मेरी दादी माँ नहीं रही। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।